आज हम पढ़ने लगे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस डिस्टेंस और मास। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो डिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है उसको हमने ग्राफिकली बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स और मास का जो आपस में रिलेशन है उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट या बताना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें ग्राफ होता है ओवर्स और रन्स के दरमियान। तो दो क्वांटिटीज या दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को एक पेज के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर बनाना, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ड्रॉ द रिलेशन ऑन ग्राफ। अब ये तो ओवर्स और रन्स का होता है, लेकिन अगर ज़मीन की लगाई हुई फोर्स या कोई भी दो मैसेज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, एक मैच जो कि दूसरे मैच के ऊपर लगाता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसका और फासले का, यानी दो मैसेज के दरमियान फासले का, और उन दोनों मैसेज का जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जो रिलेशन है या फैक्टर है, उनको ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे, आज हमने ये देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो फोर्स बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर, जिसमें एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान, दो मैसेज के दरमियान। जैसे हमारे पास ये दो मैसेज हैं, अब ये दो मैसेज की जगह कोई भी दो हो सकते हैं, जैसे ज़मीन और ये डब्बा, ज़मीन इसे अपनी तरफ खींचती है, डब्बे को डब्बा भी ज़मीन की तरफ खींचता है। बाकी चीज़ें लेबल भी कर लेता हूँ। जबकि आर स्क्वेयर क्या है, आर स्क्वेयर है दोनों मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी दोनों मैसेज के सेंटर के दरमियान जो फासला। अगर ये इस मैच का सेंटर है, ये इसमें इसका सेंटर है, दोनों के दरमियान जो फासला है, इसको हम कहते हैं आर, और उसका स्केयर। जबकि कैपिटल जी जो आपको नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जी इसकी वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और वो हमेशा यही रहती है। अब पहले हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन मैसेस का जो रिलेशन है वो ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर जब वो कर लेंगे तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो मैसेस का रिलेशन है ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि आपने जब भी ये रिलेशन फोर्स और ये आर स्क्वेयर के दरमियान जो रिलेशन चेक करना है, इसके लिए आपको मैसेस की वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैसेज विल रिमेन सेम, जो भी मैसेज हम शुरू में ले लेंगे वो चेंज नहीं होगा। जबकि आर की वैल्यू तो जाहिर हमने तब्दील करनी है, और उसको चेक करना है फोर्स के लिहाज से, क्या फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जी जो है वो तो है ही कांस्टेंट। अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये जो मैस 2 है, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि ये है 10⁻11 kg, जबकि इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 1 kg। अब दोनों की वैल्यू मैंने ये क्यों ली, कोई और भी ले सकता था, बिल्कुल आप ले सकते थे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैंने अभी आसानी के लिए क्या किया, ये ली है। इसका आगे हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आसानी होगी। ये g की वैल्यू और m1 और m2 की वैल्यू जो कि यहाँ पे मैंने ले ली हैं, ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ। डाल के मैं ले आया f एज इट इज़। g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ये यहाँ पे डाली, m1 है, m2 10⁻11, और r स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा। लेफ्ट साइड पे फोर्स रहेगी, और सॉरी है ही फोर्स, जबकि आर स्क्वेयर तो मैं इधर लिख देता हूँ। चलें 10⁻11 और 1 तो चलें मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं देगा। 10⁻11 और 10 की पावर ये -11 और 10⁻11 क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे भला, कि आप इन दोनों के बेसिस 10 है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 10⁻11 +11, तो ये -11 +11 कैंसिल, 10⁻0, और किसी चीज़ की भी पावर 0 हो वो आंसर होता है 1 के बराबर। और 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6.67 से, तो आंसर 6.67 ही आएगा। अब ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, इसमें आर की वैल्यू मुख्तलिफ डाल के फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे, समझ आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा। यही तो वजह थी कि मैं 10⁻11 ले रहा था, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। नई स्लाइड पे मैं आया हूँ। ये आपके पास दो मैसेज मैंने लिए हैं वही वाले, लेकिन मैंने थोड़े छोटे करके करीब कर दिए ताकि मैं बाकी सारी चीज़ें एक साथ ड्रॉ कर दूँ। वैल्यूज़ नहीं चेंज। ये मेरे पास इक्वेशन आई थी, ये टेबल मैंने बनाना है डिस्टेंस और फोर्स का, और जो भी वैल्यूज़ आएगी फिर एंड पे जाके मैं प्लॉट करूँगा। पहली वैल्यू आर की वैल्यू 1, यानी दोनों मैसेज के दरमियान के दोनों मैसेज के सेंटर के दरमियान का फासला 1 है। तो जब भी किस चीज़ को 1 से डिवाइड करें तो वो वही चीज़ आती है। तो 1 का स्केयर 1 होगा, 6.67 से डिवाइड होगा तो 6.67 न्यूटन आ जाएगा।
दोनों फासलों को हम बढ़ाते हैं तो 2 मीटर कर लेते हैं। 2 मीटर की वजह से फिर आर की वैल्यू 2 स्केयर हो जाएगी और 6.67 को 2 के स्केयर से यानी 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। कैलकुलेटर ले आया हूँ। ओहो, 6.67 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है, तो आंसर आ गया 1.667 है। तो ये 6-7 कर देता हूँ क्योंकि 7 5 से बड़ा है। फोर्स थोड़ी फासला बढ़ा के 3 मीटर कर लेते हैं। 3 मीटर करने पे ज़ाहिर है ये 3 का स्केयर हो जाएगा। और अब उसी 6.67 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0.741, जिसको 0.74 लिख सकता हूं। अब ये आर की वैल्यूज ज़ाहिर है हमारे पास क्या आती जा रही हैं, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर आ गया। 2 मीटर, 2 मीटर आ गया। 3 मीटर, और 3 मीटर के बाद 4 मीटर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्सेस की वैल्यू है वो 1 मीटर के ऊपर 6-7 आ रही है न्यूटन, जबकि अगले में 1.67 आ रही है, और ये न्यूटन, और तीसरे में 0.74 न्यूटन आ रही है। जबकि चौथे यानी 4 मीटर के केस में कैलकुलेटर लाए हो, 6.67 को डिवाइड करते हैं, 4 का स्केयर 16 होता है, उससे करके चेक करते हैं, आंसर आया 0.41642 लिख रहा हूँ क्योंकि 6.5 से बड़ा है। अब ये चौथा पॉइंट इधर भी लिख दिया, उधर भी लिख दिया। अब डिस्टेंस और फोर्स का ग्राफ बनाते हैं desmos.com का जो ग्राफ है उसके ऊपर। ये desmos.com का ग्राफ है। इसमें जो पहली वैल्यू है वो जैसे मैंने बताया कि इस टेबल से उठानी है। अब यहाँ पर इस टेबल से उठाने से पहले अगर आप देखें तो ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, और बीच में ओरिजिन होता है। तो एक्स एक्सिस पे वो चीज़ ड्रॉ करते हैं जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं, हमारे कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में फासला था, तो हम आर को एक्स एक्सिस पे और फोर्स उससे जो निकलेगी वो वर्टिकल एक्सिस पे। तो आर की पहली वैल्यू थी 1, और उसके लिहाज से फोर्स की वैल्यू थी 6.67। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जिसकी ये वैल्यू होगी। इसी तरह मैं बाकी भी डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दी चारों वैल्यूज, 2, 1.673, 0.744, 0.42, और उसके लिहाज से जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो ये और ये। अब इन सबको अगर मैं मिलाऊं, यानी पहले मैं मिलाऊंगा कैसे, मैं ज़रा पहले इनका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर मिला के दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैं ले आऊँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने फासला यानी आर बनाया हुआ है, और यहाँ पे यानी फोर्स जो भी है, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब मैं बनाता हूँ, यानी सॉरी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो यूं करके एक ग्राफ आता है। इस ग्राफ को ये मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि इसको हम कहते हैं डिके ग्राफ। और क्या मतलब कि जूं जूं आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा सॉरी फासले को बढ़ा रहे हो, फोर्स कम होती जा रही है। और कब ऐसा वक्त आएगा कि फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, तो वो वक्त ऐसा यहाँ पे ना ये बिल्कुल यूं करीब आ जाएगी, लेकिन जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, यानी आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी हो जाना, तब क्या होगा, तब नीचे जब इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको मैं दिखाता हूँ, नीचे जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो जब भी कोई चीज़ 6.67 हो या कोई भी चीज़, उससे उसको हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। तब जाके फोर्स ज़ीरो होगी। तो खैर ऐसे ग्राफ को डिके ग्राफ बोलते हैं। तो ये था हमारे पास ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखें मास और फोर्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको अगेन यही फार्मूला, लेकिन अब हमने जैसे मैसेज को सेम रखा था आर और एफ का रिलेशन देखने के लिए, अब हमने M1 और M2 में से किसी एक का या जिसका भी है, यानी मैसेज का रिलेशन फोर्स के साथ देखने के लिए डिस्टेंस तो रिमेन सेम रखना है। लेकिन यहाँ पर मैसेज भी तो दो हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दोनों मैसेज का जो एक मैस का रिलेशन आएगा वो दूसरे का भी वही आएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है और दोनों ऊपर ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों मैसेज में से किसी एक मैस को सेम रखते हैं और दूसरे को चेंज करते जाते हैं। मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए M1 को तब कांस्टेंट रखूंगा अब इन दोनों में से, बल्कि सॉरी यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको उलट कर देता हूँ। चूंकि ये M1 था और ये M2 था, मैं इसको सेम रखूंगा, यानी M2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि हम चेंज करेंगे किसको, M1 को, क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसको चाहेंगे कि इसको बड़ा करते जाएं, और फिर आगे हम इसको वैल्यूज निकालते जाएंगे। लेकिन जैसे हमने मैसेज की वैल्यू कोई ना कोई ली थी ताकि हम आर के लिए सिंप्लीफाई कर सकें, इसी तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैसेज की वैल्यू क्या लें, अब M2 को सेम रखना है तो M2 की कोई ना कोई वैल्यू सजेस्ट करते हैं। M2 की वैल्यू हम सजेस्ट कर लेते हैं 10 की पावर 11, यानी उसको सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं किया। शुरू में M1 जो था वो देखते हैं, जबकि R की वैल्यू को, यानी दोनों के दरमियान फासले, सेंटर के दरमियान फासले को, इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, इस फासले को नहीं तब्दील करते और इसको हम लेते हैं
r इज इक्वल्स टू 1, यानी इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1। अब देखें क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख कर ले आया हूँ डायरेक्ट, बजाय इसके कि मैं लिखूँ। g की वैल्यू डाली, m1 को एज इट इज़ रखा, m2 की वैल्यू 10 की पावर 11 kg थी, तो यहाँ पर उसकी जगह वैल्यू डाल दी, r को 1 लिया था, तो ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह करते हैं कि आपके पास 10 की पावर -11 अगेन 11 से मल्टीप्लाई होकर 1 दे दी, क्योंकि -11 प्लस 11 0, और फिर 10 की पावर 0 1 होता है, और ऊपर सिर्फ रह जाएगा आपके पास 6.67, नीचे डिवाइडेड बाय 1 है जो कि कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो एट द एंड आंसर आया 6.67 और साथ m1 की वैल्यू। ये रिलेशन है, इसको अब आगे वैल्यूज m1 की डाल के f की वैल्यू निकालते हैं, टेबल बनाते हैं। ये मैं टेबल ले आया हूँ। 4m की वैल्यू 1 लेते हैं, फिर 2 kg लूँगा मैं, और फिर 3 और फिर 4, यानी कि इसको मैं चेंज करता जाऊँगा और जो भी फोर्स की वैल्यू है वो मैं लिखता जाऊँगा। साथ चलें डायग्राम भी ऐसे ही रख लेते हैं ताकि इशू ना हो। ये मैं डायग्राम इधर एडजस्ट कर लूँ। 1 लेने पे क्या है कि 1 इधर आ जाएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6.67 आ जाएगा, यानी जो पहला केस है उसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो 6.67 न्यूटन आ जाएगी। दूसरे केस में 6.67 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, शायद 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 वैल्यू डालूंगा m2 की, तो ये 13.34 आएगा। इसी तरह 6.67 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके जो आंसर है ये भी लिख लूँगा, और फिर 20.01 जो था 6.67 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर लूँगा, तो ये आंसर है 26.6। अब जो भी आंसर आएंगे इसको टेबल में डाल के मैं ग्राफ के ऊपर दिखाता हूँ। ये टेबल बन गया, और ये desmos.com पे जो ग्राफ है वो बन गया। ये सारी वही वैल्यूज़ हैं, ये पुट किए हैं, और एक बिल्कुल ये मेरे पास पॉइंट आए हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपकी फोर्स की वैल्यू मैसेज जो कि मैंने एक्स एक्सिस पे डालें, उसकी कॉरस्पॉन्डेंट जो फोर्स वैल्यू है वो एकदम ज़्यादा आ रही है ना। खैर इस चीज़ को मैं यहाँ पर यहाँ पर ये देखें तो मिलाऊंगा, तो ये सारे जब मिलेंगी तो एक सीधी लाइन आएगी, और ये फोर्सेस की वैल्यू कुछ डिफरेंट होंगी तो वो इस तरह भी स्ट्रेट, हर केस में स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यानी अगर मैं इसके बाय द वे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे m1 को तब्दील किया है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू आएंगी। मैं इसकी जगह m2 भी लिखूंगा तब भी स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी जब भी हम फोर्स और मैसेस का रिलेशन देखेंगे सिर्फ एक मैस का, मैं एक मैस की या तो m1 या तो m2, दोनों केसेस में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे। हमारे केस में वैल्यूज़ जो ली थी उसके लिहाज से इस तरह आ रहा है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। बस फ़र्क ये है कि छोटी सी मैस की वैल्यू बढ़ाने पे फोर्स ज़्यादा आ रही है। इस केस में कहूँगा तो वो उतनी ही वैल्यू मैस की बढ़ाने पे जो फोर्स की वैल्यू वो कम आ रही है। और इस केस में बात करूँ तो मैसेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ नहीं रही। इसी मेन बात क्या है कि m2 हो या m1 हो, दोनों केसेस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि जो रिलेशन m1 के साथ था वही m2 के साथ है। लेकिन अगर दोनों को तब्दील करूं, फिर मतलब अगर फोर्स की वैल्यू है, चलिए जी तो वैल्यू है ना, जी और आर को तो छोड़ देना, वो तो वैल्यू हमने ले ली है। लेकिन अगर मैं m1 को 2 गुना बढ़ाया फ़र्ज़ करें, और उसको भी 2 गुना बढ़ा दिया m2 को, तो ये 2 गुना दोनों बढ़ने पे 2 2 ज़ार 4, तो ओवरऑल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना ये बढ़ाया, 3 गुना ये बढ़ाया, तो 9 गुना, यानी 3 3 ज़ार 9, 9 गुना फोर्स बढ़ जाएगी। यही चीज़ अगर मैं आपको ग्राफ के ऊपर दिखाऊं तो ये है ग्राफ के जब दोनों मैसेज को एक जितना बढ़ाया जाए, यानी एक को दुगना तो दूसरे को भी दुगना, तो ये ग्राफ बनता है जो कि ये ग्रीन वाला ग्राफ है। जबकि ये जो ब्लू ब्लू आपको देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जब दोनों को 4 गुना बढ़ाए तो फोर्स कितनी गुना गुना 16 गुना बढ़ी, क्योंकि एक 4 गुना दूसरी 4 गुना, तो ओवरऑल 16 गुना, क्योंकि 4 4 जा 16। 6 गुना बढ़ाऊंगा तो 6, एक 6 गुना दूसरी 6 गुना तो 6 6 जा 36, 8 गुना तो 8 8 जा 64। तो ये आपके पास एक इस तरह करके एक ग्राफ आता है, दोनों को एक जैसे बढ़ाएं तो। और किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम, तो वो ज़ाहिर है ग्राफ बढ़ेगा ही, लेकिन उसका ग्राफ मुख्तलिफ आएगा। लेकिन अगर किसी एक को बढ़ाएं, या तो m1 या तो m2, तो स्ट्रेट लाइन। और अगर आपके पास दोनों को एक साथ बढ़ाएं तो फिर, और एक जितना बढ़ाएं, साथ बढ़ाने का मतलब नहीं, एक जितना दोनों को बढ़ाएं, तब इस तरह एक कर्व आती है। तो ये कुछ ग्राफ थे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस डिस्टेंस और मास के बारे में आज हमने बात की।